गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे लास्ट के लेक्चर में हमने कोलाइड की शुद्धिकरण की विधियां पढ़ी थी बच्चों। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कोलाइड के ऊपर जो चार्ज होता है, हमने कोलाइड की प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ा था कि कोलाइड के ऊपर चार्ज होता है, या तो कोलाइड विलयन कोलाइड के कण जो होते हैं वो धनावेशित होते हैं या तो कोलाइड के कण ऋण आवेशित होते हैं। यदि कोलाइड के कण धन आवेशित है तो उसे धनात्मक कोलाइड कहते हैं, यदि कोलाइड के कण ऋण आवेशित है तो उसे ऋणात्मक कोलाइड कहते हैं। अब हम देखेंगे कि इस कोलाइड के ऊपर ये जो चार्ज होता है ये कहाँ से आता है, किस तरीके से आता है। सबसे पहले आवेश उत्पत्ति के कारण, मतलब जो चार्ज आया हुआ है कोलाइड के ऊपर ये कहाँ से आया है। पहला है घर्षण विद्युतीकरण। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी भी चीज को जब हम रगड़ते हैं तो उसके ऊपर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो ये वही स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। कोलाइड कणों के परीक्षण माध्यम के कणों से घर्षण के कारण उन पर विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। तो पहला तो यही है कि भाई वो अपने परिक्षेपण माध्यम से इस तरीके से घिसते हैं कि उनके ऊपर चार्ज आता है। दूसरा है पृष्ठीय अणुओं के विघटन के कारण साबुन अपने जलीय विलयन में निम्न प्रकार आयनित होता है। जब हम कोई वीक एसिड लेते हैं उसका आयनाइजेशन होता है तो बच्चों Na+ और Cl- जो भी हमारा एक हम एग्जांपल लेते हैं कि भाई कोई एसिड है या कोई बेस है, जब वो आयनाइज होता है तो एक कैटायन और एक एनायन मिलता है ना, एक धन आयन और एक ऋण आयन मिलता है। तो ये वहां से भी आ सकता है चार्ज। धन आयन तो विलयन में चले जाते हैं, परंतु ऋण आयन हाइड्रोकार्बन श्रृंखला अंतर अणुक आकर्षण बलों के संगुणन होकर ऋण आवेशित कोलाइड का निर्माण करती है। आयनों का वर्णात्मक अधिशोषण। इस सिद्धांत के अनुसार कोलाइड के कणों की सतह एक विलयन में उपस्थित आयनों का अधिशोषण हो जाता है। कोलाइड कण विलयन हैं उन्हीं आयनों का अधिशोषण करते हैं जो उनके निजी जालक में उभयनिष्ठ होते हैं। अब देखो क्या होता है बच्चों कि जो कोलाइड के कण है उनके अंदर स्ट्रक्चर होती है, क्रिस्टल जैसी जालक होते हैं, उसके अंदर या तो कैटायन जाके फंस जाएगा या एनायन। अगर कैटायन जाके फंस जाता है तो कोलाइड विलयन धनात्मक चार्ज हो जाता है, अगर एनायन फंस जाता है तो ऋणात्मक चार्ज हो जाता है। उसके बाद उदाहरण दिए हैं FeCl3 के जल अपघटन से बनने वाला कोलाइड विलयन जो होगा वो FeOH3 के कोलाइड विलयन में Fe3+ आयन उपस्थित होंगे, अतः फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइड कण Fe3+ आयन के अधिशोषण पर धनात्मक हो जाता है। अब Fe3+ आयन है तो इसके ऊपर 3Cl आ जाएगा, ठीक है, तो ये धनात्मक कोलाइड आपका बनेगा। सिल्वर आयोडाइड का कोलाइड भी कैसा होगा, धनात्मक होगा। आदित्य सिल्वर नाइट्रेट आपके विलयन में जलीय Ki विलयन मिलाने पर Agi का कोलाइड विलयन बनता है, जो वितरण माध्यम के समान Ag+ आयनों का अधिशोषण कर धनात्मक कोलाइड बना देता है। परंतु यदि AgNO3 विलयनों में Ki का आदित्य मिलाया जाए तो Agi कोलाइड ऋण आवेशित हो जाते हैं, क्योंकि Agi विद्युत अपघट्य Ki के कारण I- आयन का अधिशोषण कर लेता है। आर्सेनिक ऑक्साइड के विलयन में H2S गैस प्रवाहित करने पर आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइड बनता है। ये बच्चों पहले हमारी सारी की सारी पढ़ी हुई विधियां पीछे की तरफ। आर्सेनिक ऑक्साइड में आपने H2S गैस मिलाई तो आर्सेनिक सल्फेट का कोलाइड विलयन बनेगा। अब ये कैसा होगा कि सल्फेट आयन की उपस्थिति के कारण ऋणात्मक होगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल दे रखा है बच्चों, यहाँ पे देखो इस तरीके से, जैसे ये FeOH3 का आपका कोलाइड का कण है, इसके ऊपर दिख रहा है आपको कि जो 3+ आयन है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए Cl आके अटैच हुए, तो हर तरफ Cl है, मतलब कैसा कोलाइड बन जाएगा आपका, ऋणात्मक कोलाइड बन जाएगा। कोलाइड कणों की सतह पर अधिशोषित आयन एक वैद्युत स्तर या सतह के रूप में होते हैं तथा स्थिर रहते हैं। इस स्थिर सतह को प्राथमिक वैद्युत स्तर या स्थिर वैद्युत स्तर कहते हैं। इस स्तर के चारों ओर विलयन में उपस्थित अन्य आयन एक दूसरे के स्तर बना लेते हैं जो कि गतिशील होते हैं। यह द्वितीयक स्तर या गतिशील विद्युत स्तर कहलाता है। बच्चों देखो यहाँ पे प्राथमिक स्तर जो है आपका वो तो ये Fe3- वाला हिस्सा है जो अंदर की तरफ है, ठीक है। जो यहाँ पे आपको Fe3- वाला हिस्सा दिख रहा है जो अंदर की तरफ है बच्चों, वो तो आपका प्राथमिक वाला हिस्सा है, और जो आपका दूसरा वाला हिस्सा है अंदर बाहर की तरफ Cl- वाला, ये आपका सेकेंडरी वो है स्टैक्टोइलेक्ट्रिक फोर्स स्पेयर। फर्स्ट स्टैक्टोइलेक्ट्रिक फोर्स स्पेयर एंड सेकंड स्टैक्टोइलेक्ट्रिक फोर्स स्पेयर, ओके। इसके बाद में एक प्रॉपर्टी आती है बच्चों आपकी वैद्युत कण संचलन, इलेक्ट्रोफोरेसिस इसको हम कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बोल रहा हूँ वैद्युत कण संचलन इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको अच्छे से पढ़ लेना। इसमें क्या होता है कि एक यू शेप की आपको ट्यूब लेनी होती है कांच की, उसके अंदर हम किसी का भी कोलाइड विलयन भर देते हैं, इसमें एक कैथोड और एक एनोड लगाते हैं। इसमें जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करते हैं तो बच्चों क्या होता है, आपको अभी आपने पढ़ा कि कोलाइड विलयन के ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। तो जैसे ही ये इसके अंदर करंट पास आउट करते हैं तो
चार्ज सेपरेशन हो जाता है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सपोज करो कोलाइड विलियन नेगेटिवली चार्ज है तो वो पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा, अगर कोलाइड विलियन पॉजिटिवली चार्ज है तो वो नेगेटिव की तरफ चला जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसकी परिभाषा इस तरीके से होगी कि कोलाइड विलियन में इलेक्ट्रोड लगाकर विद्युत द्वारा प्रवाहित करने पर कोलाइड के कण अपने विपरीत चार्ज की ओर गमन करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस था। इसमें कोलाइड विलियन का स्कंदन, अब देखो क्या है बच्चों, कोलाइड विलियन का स्कंदन है। स्कंदन का मतलब है रेसिपिटेट होना। ठीक है, कि कोलाइड का जो विलियन है वो किस तरीके से रेसिपिटेट होता है। किसी कोलाइड विलियन के अवक्षेप के परिवर्तित होने की प्रक्रिया स्कंदन कहलाती है। स्कंदन विभिन्न प्रकार से हो सकता है। आधिक्य अपोहन द्वारा, अगर हमने वहां पे एक अपोहन विधि पढ़ी थी बच्चों, अपोहन विधि के अंदर अगर आप आधिक्य अपोहन यानी बहुत ज्यादा अपोहन करा देते हो तो भी आपका कोलाइड का विलियन कैसा हो जाएगा, स्कंदित हो जाएगा। दूसरा है विद्युत अपघट्य मिलाकर। इलेक्ट्रोलाइट मिलाने से क्या होता है बच्चों, देखो मैं आपको समझाता हूँ। जब हम किसी कोलाइड के अंदर इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं, जस्ट सपोज करो यहाँ पे हमारा Fe3+ वाला कोलाइड था, FeOH3 का 3+ वाला कोलाइड। इसके अंदर आपने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया NaCl, तो Cl आके यहाँ पे डिपॉजिट तो हो गया, लेकिन जब आप ज्यादा NaCl मिला दोगे तो हो सकता है इसका पूरा का पूरा ऑल ओवर चार्ज कैसा हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा बच्चों, जो आपका कोलाइड विलियन है वो अवक्षेपित हो जाएगा। एक सेकंड में करके दिखाता हूं आपको बच्चों। सपोज करो हम कोई कोलाइड का कण मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई कोलाइड विलियन है। ठीक है, इस कोलाइड विलियन में हमारे पास में कोई कोलाइड का कण उपस्थित है। ये है हमारा कोलाइड का कण जिसके ऊपर 2+ चार्ज है। कैसा चार्ज है, 2+। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर डाल दिया FeCl2। जब मैं इसमें FeCl2 डालूंगा तो 2Cl- आयन मिलेंगे मुझे और 1 मिलेगा Fe+2। ठीक है, तो ये जो FeCl2 आयन होंगे ये सारे के सारे आपके इसकी सरफेस के ऊपर आकर इस तरीके से डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है, जब ये इसकी सरफेस पे आके डिपॉजिट हो जाएंगे, इतने सारे नहीं आएंगे बच्चों, मतलब जितना इसका चार्ज है उसके अकॉर्डिंग ही आएंगे और इसको न्यूट्रलाइज करेंगे। ठीक है, एक सेकेंड। ओके बच्चों, देखो अब इसके ऊपर Cl आके अटैच हो जाएगा, है ना, एक Cl और एक दूसरा Cl, ये आके अटैच हो गया। जैसे इसके ऊपर 2Cl आ जाएगा तो इसका जो ऑल ओवर चार्ज है वो कैसा हो जाएगा बच्चों, ऑल ओवर चार्ज जो होगा इसका वो हो जाएगा =0। ठीक है, जब तक ये कोलाइड था इसके ऊपर चार्ज था तो ये एक दूसरे पार्टिकल से रिपेल हो रहा था। मतलब हमें पता है कि भाई सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो जैसे ये एक पार्टिकल ऐसे सॉल्यूशन में कोई दूसरा पार्टिकल भी होगा वो इसको रिपेल कर रहा था और ये यहाँ से वहाँ पूरे सॉल्यूशन में घूम रहा था। लेकिन अब क्या हुआ यहाँ पे हमारे साथ में कि भाई 2 Cl आके यहाँ पे जुड़ गए, तो जब 2 Cl आके जुड़ गए तो इसका ऑल ओवर चार्ज कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया। ये ऑल ओवर चार्ज न्यूट्रल होने से जो कोलाइड का पार्टिकल है कहाँ हो जाएगा, रेसिपिटेट हो जाएगा, नीचे जाके बैठ जाएगा। तो इस तरीके से किसी कोलाइड विलियन में विद्युत अपघट्य की अधिक मात्रा मिलाने पर उसका रेसिपिटेशन हो जाता है। ठीक है, ओके बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है इन लोगों ने, देखो BaCl2 Ba2+ + 2Cl-, इसका कोलाइड विलियन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, AS2S3 + S2-। अब जब हम इसके सॉल्यूशन में आर्सेनिक सल्फेट के सॉल्यूशन में हम BaCl2 डालते हैं तो इसका क्या हो जाता है,
रेसिपिटेशन हो जाता है। ठीक, क्यों होता है? क्योंकि भाई AS2S3 जो S ये 2 माइनस, इसके ऊपर कैसा चार्ज दिख रहा है आपको? माइनस का 2 चार्ज दिख रहा है। तो Ba का +2 चार्ज इसके संग में जुड़ के इसको कैसा कण बना देगा? उदासीन कण, जो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो आप। जब ये उदासीन हो जाएगा तो इसका रिपल्शन कुछ भी नहीं होगा और ये नीचे आके सीधे के सीधे रेसिपिटेट हो जाएगा। इसके बाद बच्चों ये हमने देखा कि किसी कोलाइड विलयन में अगर हम इलेक्ट्रोलाइट मिलाएं तो उसका रेसिपिटेशन हो जाता है। इसके बेस पे एक साइंटिस्ट थे हार्डी सेल्जी, उन्होंने अपना एक रूल दिया था जिसको हम कहते हैं हार्डी सेल्जी रूल। अब इसके अंदर ये है कि किसी निश्चित मात्रा के कोलाइड विलयन में कितना अमाउंट आपको इलेक्ट्रोलाइट का मिलाना पड़ेगा जिससे कि वह पूरी तरह से अवक्षेपित हो जाए। उसी के बेस पे इन्होंने क्या किया, एक रूल दिया। इस रूल को हम समझेंगे क्या कहते हैं। देखो, किसी निश्चित मात्रा के कोलाइड विलयन में कितनी मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जाए कि वह अवक्षेपित हो जाए, यह इस बात पर निर्भर करता है कि मिलाए जाने वाले इलेक्ट्रोलाइट की वैलेंसी यानी कि संयोजकता कितनी है। ठीक है, मतलब कि आपने अगर एक निश्चित मात्रा का कोलाइड विलयन लिया, सपोज करो 10 ml ले लिया, अब हमको ये कैसे पता चलेगा कि हम जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट मिला रहे हैं तो उसका कितना मिलाएं कि ये पूरी तरह से रेसिपिटेट हो जाए? तो ये किस बात के ऊपर निर्भर करेगा? ये इस बात के ऊपर निर्भर करेगा कि आप जो इलेक्ट्रोलाइट मिला रहे हो उसके अंदर कितना, आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर जो आयंस निकलेंगे उनकी वैलेंसी कितनी है। सपोज करो किसी की +2 है तो उसके लिए कम मात्रा लगेगी, किसी की +1 ही है तो ज़्यादा मात्रा लगेगी। एक सिंपल सा एग्जांपल हम देखते हैं उसको समझने के लिए। ओके बच्चों, देखो फिर से हम लोग एक कोलाइड विलयन लेते हैं। इसके अंदर समझो कोलाइड के पार्टिकल हैं, जैसे 1 और 2। अभी तो मैं 2 ही बना रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारे होंगे, ठीक है ना। इनके ऊपर +2 चार्ज है। अब पहले तो मैं डाल रहा हूँ HCl। मैंने पहले क्या डाला? HCl। आपको पता है कि भाई HCl का अगर एक अणु डिसएसोसिएट होगा तो मुझे एक तो मिलेगा H+ आयन और एक मिलेगा Cl- आयन। क्लियर है? तो इसकी सतह पर कितने Cl जाके अटैच होंगे ये न्यूट्रलाइज हो जाए? 2 Cl जाके अटैच होंगे तब ये न्यूट्रलाइज होगा। जैसे एक Cl यहाँ अटैच हो गया, एक Cl यहाँ। तो यहाँ पे कुल कितने Cl चाहिए इन सबको न्यूट्रलाइज करने के लिए? मुझे चाहिए मतलब कि 4 Cl चाहिए। ठीक है, अब ये जो बात थी किसके ऊपर डिपेंड थी? Cl की वैलेंसी के ऊपर, क्योंकि एक कण के ऊपर +2 चार्ज है और Cl की वैलेंसी 1 है, इसलिए एक कण को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 Cl लगे। मतलब कि कुल जो Cl की संख्या है वो कितनी होगी? 4 होगी। ठीक है, चलो अब इसके बाद सपोज करो हमने ले लिया यहाँ पे क्या, HCl की जगह पे H2SO4। अब हमने क्या ले लिया बच्चों? H2SO4 हमने ले लिया। तो पहले हम Cl के लिए नंबर ऑफ मोल लिख देते हैं। Cl के लिए नंबर ऑफ मोल कितने थे? 4। मतलब 4 मोल Cl के लोगे तब जाके दोनों अणु जो है आपके अवक्षेपित हो पाएंगे। अब हम ले रहे हैं HCl की जगह क्या? H2SO4। जब हम H2SO4 लेंगे तो 2 मुझे मिलेंगे H+ आयन और एक मुझे मिलेगा SO4- 2 आयन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों? देखो ये जो आपका SO4 है इसके ऊपर कितना चार्ज है? 2 चार्ज है। मतलब एक अणु को अगर रेसिपिटेट करना है तो कितना SO4 लगेगा? ओनली एक SO4 लगेगा। कितना SO4 लगेगा बच्चों? ओनली एक SO4 लगेगा। ठीक है, देखो तो हमने यहाँ पे इसे अवक्षेपित करने के लिए H2SO4 इसमें डाल दिया, एक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, तो अब SO4 आया और अटैच हो गया -2 चार्ज के साथ, तो ये पूरा अणु न्यूट्रलाइज हो गया और ये नीचे जाके बैठ जाएगा। ऐसे इधर आके अटैच हो गया SO4 -2 चार्ज के साथ, तो ये भी न्यूट्रलाइज होगा, नीचे जाके बैठ जाएगा। तो आप यहाँ पे नोटिस करो बच्चों कि H2SO4 के तो कितने मोल लगे हमारे पास में? 2 मोल, जबकि जो आपका वो था HCl, इसके कितने मोल खर्च हुए? 4 मोल। मतलब कि अगर मैंने कहा आपके यहाँ पे 2 आपको कोलाइड के अणु थे, उन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने HCl लिया तो हमारा ज़्यादा अमाउंट लगेगा, और अगर हम H2SO4 लेंगे तो वो कम। तो ये सारी बात किसके ऊपर डिपेंड कर रही थी? इस आयन की
चार्ज के ऊपर, या फिर हम कहें इसकी वैलेंसी के ऊपर, है ना, संयोजकता के ऊपर। तो हार्डी-शेल्जे रूल यही है कि किसी निश्चित मात्रा के कोलाइड विलयन को अवक्षेपित करने के लिए किसी निश्चित मात्रा के विद्युत अपघट्य की कितनी निश्चित मात्रा आपको चाहिए, वो इस बात पर निर्भर करता है कि उस विद्युत अपघट्य की संयोजकता कितनी है। ये हमारा हार्डी-शेल्जे रूल है। ओके बच्चों, एक बार बुक में से पढ़ते हैं। देखो, विद्युत अपघट्य द्वारा कोलाइड विलयन के स्कंदन के संबंध में हार्डी-शेल्जे ने एक नियम दिया। इस नियम के अनुसार किसी कोलाइड की निश्चित मात्रा को स्कंदित करने के लिए विद्युत अपघट्य की मात्रा कोलाइड कण के विपरीत आवेश युक्त होने वाले संयोजकता पर निर्भर करती है। अगर धनावेशित कोलाइड का कण प्रति ऋण आयनों के स्कंदन की शक्ति को घटाता है, वह कम होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए बच्चों, देखो यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि भाई इन्होंने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट दिए और बोला कि सबसे पावरफुल इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होगा, वही जिसकी वैलेंसी सबसे ज्यादा होगी ऑब्वियसली। तो FeCN6 हेक्सासाइनोफेरेट 4 जो है ये सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। इसके बाद में PO4 टेट्रा फास्फोरस टेट्राऑक्साइड जो है वो कम होगा, सल्फर टेट्राऑक्साइड जो है वो थोड़ा ज्यादा होगा और Cl जो है सबसे कम होगा। क्लियर है। उसी तरीके से पॉजिटिव वालों के लिए दिया है भाई, नेगेटिव वाले कोलाइड को अवक्षेपित करने के लिए पॉजिटिव वालों का, ठीक है। और इसके लिए इन्होंने एक रूल भी निकाला, फॉर्मूला बनाया, वो है स्कंदन की क्षमता विद्युत अपघट्य की मात्रा इंटू मोलैरिटी अपॉन कुल आयतन इंटू 100। इससे आ जाएगा प्रतिशत आपका कि भाई कितने प्रतिशत आपको कोलाइड के विलयन को अवक्षेपित करने के लिए कितने प्रतिशत विद्युत अपघट्य का अमाउंट लेना पड़ेगा। चलो आगे चलते हैं बच्चों। आगे है कोलाइड का रक्षण। अभी भाई आपने इसको वो तो करवा दिया, कोगुलेट तो करवा दिया, रेसिपिटेट तो करवा दिया, लेकिन अगर हम कोलाइड बना रहे हैं तो उसके स्थायित्व को कैसे बढ़ाएंगे, हम उसको स्कंदित होने से कैसे रोकेंगे, हम उसको रेसिपिटेट होने से कैसे रोकेंगे। इसके लिए भी बच्चों क्या है, एक आपका कुछ मेथड्स हैं वो हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड, ठीक है। अब देखो, हमने स्टार्टिंग में दो तरह के कोलाइडों के बारे में पढ़ा था, द्रव रागी कोलाइड और द्रव विरागी या फिर द्रव विरोधी कोलाइड। हमने ये भी पढ़ा था कि जो द्रव विरोधी कोलाइड हैं उनका स्थायित्व कम होता है, द्रव रागी कोलाइडों का स्थायित्व ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये जो द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं इनके स्थायित्व को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। द्रव विरोधी कोलाइडों जब बनते हैं तो ये जल्दी से रेसिपिटेट हो जाते हैं। इन्हें रेसिपिटेट होने से रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा कि जब ये रेसिपिटेट हो उससे पहले इनके अंदर थोड़ा सा अमाउंट आपको किसका मिला देना है, द्रव रागी कोलाइडों का मिला देना है। उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि इनकी सतह पर द्रव रागी कोलाइडों के अणु अधिशोषित हो जाएंगे और एक लेयर बना लेंगे जो कि इनको विद्युत अपघट्य मिलाने पर भी अधिशोषित रेसिपिटेट होने से बचाएगी। और इन दोनों के मिलने से जो कोलाइड बनेगा उसे हम कहते हैं प्रतिरक्षी कोलाइड। उसको क्या कहते हैं बच्चों, प्रतिरक्षी कोलाइड। तो ये भी आ जाता है कि प्रतिरक्षी कोलाइड क्या होता है। तो इसकी परिभाषा ये है कि द्रव रागी व द्रव विरोधी कोलाइडों का वह मिश्रण जो कि द्रव विरोधी कोलाइड के स्थायित्व को बढ़ाता है प्रतिरक्षी कोलाइड कहलाता है। इसको भी एक बार हम एक्सपेरिमेंटली देख लेते हैं। देखो बच्चों, फिर से हमने कोई कोलाइड का विलयन लिया है, ठीक है बच्चों। कोलाइड का विलयन हमने ले लिया, यहाँ पे हमारे पास में कोलाइड का कण है, इसके ऊपर प्लस का चार्ज है, ठीक है। अब क्या होगा, सपोज करो ये हमारा द्रव विरोधी कोलाइड है जिसका स्थायित्व कम है, मतलब इसमें अगर इलेक्ट्रोलाइट गया तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। इसे हमें डिस्ट्रॉय होने से रोकना है तो पहले थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे, देखो द्रव विरोधी कोलाइडों के उदाहरण बता रहा हूँ। गोल्ड का कोलाइड, गोल्ड का कोलाइड था, सिल्वर का कोलाइड था, धातुओं के जितने भी कोलाइड है सब द्रव विरोधी कोलाइड है, ठीक है। मतलब उनका स्थायित्व ज्यादा नहीं होता, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसके स्थायित्व को बढ़ाने के लिए इसके अंदर द्रव रागी कोलाइड मिला दिया, मतलब द्रव रागी वाला मिला दिया। उसके अंदर छोटे छोटे जो उसके अणु होंगे वो इसकी सरफेस पर आकर क्या हो जाएंगे, अधिशोषित हो जाएंगे, ठीक है। छोटे छोटे जो अणु होंगे वो इसकी सतह पर आकर अधिशोषित हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से क्या होंगे, वो अधिशोषित हो गए। इन्होंने इसके ऊपर एक प्रोटेक्शन शील्ड बना ली एक तरीके से अधिशोषित होकर, ठीक है। ये वाले जो कण हैं आपके, ये कौन से हैं, द्रव रागी, और जो अंदर वाला कोलाइड है ये है द्रव विरोधी, ठीक है बच्चों। तो ये द्रव रागी है, ये द्रव विरोधी है, क्लियर है। तो जो द्रव रागी वाला था, सॉरी द्रव विरोधी था, उसकी रक्षा कर रहे हैं द्रव रागी वाले। अब इसमें हम कोई सपोज करो मिला देते हैं इलेक्ट्रोलाइट, HCl हमने मिला दिया।
तो Cl माइनस आयन अगर आता भी है तो उसको प्रोटेक्ट कर लेगा ये अंदर वाले को Cl माइनस आयन से। तो इस तरह का जो कोलाइड होता है उसे हम कहते हैं प्रतिरक्षी कोलाइड। क्या कहते हैं बच्चों? प्रतिरक्षी कोलाइड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन करा कि भाई प्रतिरक्षी कोलाइड क्या होता है, किस तरीके से हम द्रव विरोधी कोलाइडों को स्कंदित होने से बचा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगेन हम। इसके बाद में बच्चों गोल्ड संख्या, ये इंपॉर्टेंट है कि गोल्ड संख्या क्या होती है, गोल्ड नंबर क्या होता है। रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में मात्रा, मतलब कि भाई अब हमने वहां पे एक हार्डी सेल्जे रूल पढ़ा था कि भाई कितना इलेक्ट्रोलाइट लगेगा कितने कोलाइड विलयन को अपघटित या फिर स्कंदित करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है भाई, बचाने के लिए कितना लगेगा, अब ये बात है। ठीक है, कि द्रव विरोधी कोलाइड आपने 10 ml लिया तो इसमें मैं कितना प्रतिरक्षी कोलाइड मिलाऊं, सॉरी द्रव रागी कोलाइड मिलाऊं जो कि इसको बचा ले, है ना। तो उस मात्रा को हम कहते हैं गोल्ड नंबर। रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में मात्रा जो कि गोल्ड हाइड्रोसोल को स्कंदित होने से 10% NaCl के 1 ml के मिलाने पर रोकने के लिए आवश्यक हो। मतलब आपने 10% NaCl का सॉल्यूशन लिया, इलेक्ट्रोलाइट है, और उसका 1 ml आप मिलाओगे तो गोल्ड का जो आपका कोलाइड है वो स्कंदित हो जाएगा, और उसे रोकने के लिए जितनी आपकी द्रव रागी कोलाइडों की मात्रा है उसको हम कहेंगे उसका गोल्ड नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ गोल्ड नंबर दिया हुआ है। जेलेटिन, जेलेटिन उदाहरण है बच्चों द्रव रागी कोलाइड का। जेलेटिन किसका उदाहरण है? द्रव रागी कोलाइड का। जेलेटिन जो आपका उदाहरण है वो है द्रव रागी कोलाइड का, और केसिन जो है वो भी द्रव रागी कोलाइड का, डेक्सट्रीन जो है वो भी द्रव रागी कोलाइड का। इसके बाद आता है बच्चों पायस। पायस यानी कि इमल्शन। इसका मैं जनरल डिस्क्रिप्शन आपको देता हूं। हमने जब एक टेबल बनाई थी स्टार्टिंग में कोलाइड की, तब हमने देखा था जब डिस्पर्सल फेज हमारी जल हो और डिस्पर्सल मीडियम भी जल हो, मतलब कि जल ही हमारा डिस्पर्सल फेज है और जल ही हमारा डिस्पर्सल मीडियम है। प्रक्षेपण प्रवस्था भी जल है और प्रक्षेपित माध्यम भी क्या है? जल है। तब आपका जल या फिर कोई लिक्विड कह ले, हम जल नहीं कह सकते, यहाँ पे लिक्विड कहते हैं। प्रक्षेपण प्रवस्था भी द्रव है और प्रक्षेपित माध्यम भी द्रव है, तो इसको हम कहते हैं इमल्शन। ठीक है, अब इमल्शन जो है वो 2 तरीके का हो सकता है जल का तेल में इमल्शन हो, मतलब एक में तो प्रक्षेपण प्रवस्था जल हो और प्रक्षेपण माध्यम तेल हो, एक में ऐसा हो सकता है कि प्रक्षेपण प्रवस्था तेल और प्रक्षेपण माध्यम आपका जल हो। ठीक है, तो जल का तेल में इमल्शन और तेल का जल में इमल्शन। क्लियर है बच्चों? आज के लिए इतना ही लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम पायस के टाइप देखेंगे और इसके बाद में आपके कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस हैं कोलाइड के, इनको पढ़ेंगे बच्चों और ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू। क्लास ओवर।